जो कैंपेनिंग, जो जो रैलियां, जो चुनावी सभाएं हुई हैं, वो कितना कन्वर्ट कर पाती हैं वोटर्स को एनडीए के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में, ये बहुत क्रूशियल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन इलाकों में जो नेक टू नेक फाइट है, जिसे हम मिड लाइन फाइट कहते हैं, क्योंकि मध्य बिहार का जो इलाका है, उत्तर और मध्य बिहार का, ये दूसरे चरण में यहां पर वोटिंग हो रही है और ये बहुत क्रूशियल है क्योंकि आरजेडी के हिस्से में वहां 35% वोट शेयर गया था। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को भी करीब यहां पर एनडीए को 41% वोट शेयर गया है। इसके अलावा बीजेपी और एलाइज को देखें तो करीब 44% वोट शेयर गया। तो यहां पर बहुत नेक टू नेक फाइट है। और जो डेटा ये कहता है, पिछले जो विधानसभा चुनाव 2020 में हुए थे, वोट शेयर की बात करें तो 2020 के नतीजों के हिसाब से आरजेडी के जो वोट शेयर वो 23% थे, बीजेपी का वोट शेयर 20% था, जेडीयू का वोट शेयर 16% था, कांग्रेस के हिस्से में 10% वोट शेयर गए हैं। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सुबह से ही वोटिंग का काम शुरू हो चुका है, लोग वहां पर वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। सीमांचल का इलाका बहुत क्रूशियल है, सबकी निगाह उस पर रहने वाली है। कुछ ही वक्त में हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ने वाला है, गेस्ट हमारे साथ होंगे जिनसे हम बिहार चुनाव को लेकर एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार बिहार में इस बार का जो सेकंड फेज का इलेक्शन हो रहा है वो कितना इंपॉर्टेंट है। इट्स अ बिग डे फॉर बिहार। सेकंड फेज का इलेक्शन, आज वोट डाले जा रहे हैं। 20 जिले, 122 सीटें हैं, 1302 उम्मीदवार मैदान में। लेकिन जो वीआईपी सीट्स हैं उन पर निगाह रहने वाली है। सुपौल, झंझारपुर, फुलपरास, छातापुर, हरसिद्धि, गया टाउन, चकाई, अमरपुर, दमदाहा, सिकटी और इसके अलावा चैनपुर और बेतिया ऐसे इलाके हैं जहां पर बहुत क्रूशियल है आज की वोटिंग। और ये देखने वाली बात होगी कि फर्स्ट फेज की तरह क्या इस फेज में भी बम्पर वोटिंग होती है, क्योंकि पिछले 20 सालों के बिहार के इतिहास को अगर देखा जाए वोटिंग के पैटर्न को, तो पैटर्न ये कहता है कि जब भी 5% से ज्यादा या 5% से कम वोटिंग होती है, सरकार बदल जाती है। क्या इस बार भी सरकार बदलने वाली है? क्या इस बार एनडीए सत्ता से बाहर होगी और महागठबंधन सत्ता पर बैठने वाली है? लेकिन एनडीए के जो दिग्गज हैं, जो लीडर्स हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन तमाम लोगों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। सुपौल से विजेंद्र प्रसाद एक बहुत क्रूशियल कैंडिडेट है एनडीए के, चकाई से सुमित कुमार, झंझारपुर से नीतीश मिश्रा, अमरपुर से जयंत राज, छातापुर से नीरज कुमार सिंह बबलू, बेतिया से रेणु देवी, दमदाहा से लेशिस सिंह और इसके अलावा हरिसिद्धि से कृष्णनंदन पासवान मैदान में है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि मिथिलांचल और तिरहुत का जो इलाका है, एनडीए का परंपरागत इलाका कहा जाता है, वहां पर किस तरह का प्रदर्शन अब बीजेपी कर रही है, एनडीए करने वाली है, क्योंकि एमवाई समीकरण बहुत क्रूशियल है। मगध में आरजेडी ने यहां पर बहुत एक मैसिव विन थी उनकी सीट्स के मामले में अगर देखा जाए, क्योंकि यहां पर जाति समीकरण यादव, मुस्लिम और दलित वोटों का मिश्रण है जो आरजेडी को हमेशा फायदा पहुंचाता रहा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इस बार क्या वो केमिस्ट्री, वो फिजिक्स, वो मैथमेटिक्स काम आती है आरजेडी के लिए, क्योंकि देखिए दूसरे चरण में एनडीए के घटक दलों में जो बीजेपी के हैं करीब 53 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज होना है। पहले चरण में बीजेपी के 48 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। जेडीयू के 44, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर के 15, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के 4, जीतन राम मांझी की पार्टी हम के 6 उम्मीदवार। तो देखने वाली बात होगी कि इस बार जो वोटिंग पैटर्न होता है सेकेंड फेज का, वो किस तरह का होता है। इसे लेकर भी बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब तलाशने की कोशिश हम पैनल के साथ करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं 2020 में इन 122 सीटों पर एनडीए को 66 सीटें हासिल हुई थी। महागठबंधन के खाते में 49 सीटें गई थी। वोट शेयर को देखा जाए, जो एनडीए का वोट शेयर था मोटा मोटा 38.07%, विच इज ऑलमोस्ट 39% वोट शेयर। महागठबंधन के खाते में करीब 47% वोट शेयर गए थे, यानी वोट बराबर बटे हैं। और अब ये जो बराबर वोटों का बंटवारा हुआ था पिछले चुनाव में, क्या इस बार लीड करेगी एनडीए या महागठबंधन इस बार लीड करने वाली है? वोट शेयर का क्या होगा? क्या वोट शेयर बढ़ेंगे, घटेंगे? इन तमाम चीज़ों पर नजर रहने वाली है। लेकिन 3 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा वोटर वोट कर रहे हैं आज, और 45,399 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 11 सहायक बूथ भी बनाए गए ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो, ईवीएम पैट में कोई दिक्कत हो, तो उसको चेंज किया जा सके, उसको रिप्लेस किया जा सके, उसमें उसको रिपेयर किया जा सके। और लगातार चुनाव आयोग इस पूरे मामले को की लाइव मॉनिटरिंग भी कर रहा है, और उस लाइव मॉनिटरिंग के जरिए पता लगा जाता है कि कहाँ पर ठीक से चुनाव हो रहा है, ठीक से चुनाव नहीं हो रहा है। लेकिन मुस्लिम वोट बैंक बहुत बहुत क्रूशियल है। 2023 की जाति आधारित जो जनगणना, जो सेंसस हुआ था, उसमें कुल आबादी का करीब 17-18% जो मुस्लिम वोटर है। बिहार में मुसलमानों की संख्या ऑलमोस्ट
2 करोड़ 40 लाख के आसपास फिलहाल है सेंसस के हिसाब से। और 243 विधानसभा सीटों में से करीब 47 सीटें ऐसी हैं जहां पे मुस्लिम वोट बैंक बहुत निर्णायक है। इन सीटों पर मुस्लिम आबादी करीब 50% से ज्यादा है। तो समझिए कि मिथिलांचल, सीमांचल, कोसी और मगध का जो कोसी और जो मगध का इलाका है, यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक बहुत क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि जो 4 बिहार में मुस्लिम बहुल जिले हैं 2011 की जो मतगणना कहती है, किशनगंज में करीब 67% मुसलमान है, कटिहार में करीब 45%, अररिया में करीब 43%, पूर्णिया में करीब 39% जो मुस्लिम वोट बैंक है वो वहाँ पर है। और जो वीआईपी सीट्स है उनकी अगर मैं बात करूँ तो उसकी डिटेल भी आपको देनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, बड़े पैमाने पर वोटर्स वहाँ पर पहुँच रहे हैं वोट करने के लिए। सबके हाथों में वोटर ID कार्ड, उनकी पर्चियाँ हैं जिस वार्ड में उनके वोट हैं। और सुपौल से विजेंद्र प्रसाद यादव मैदान में हैं, सुपौल से अनिल कुमार जेएसपी के उम्मीदवार हैं, मिन्नतुल्लाह रहमानी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। झंझारपुर की बात करें, नीतीश मिश्रा बीजेपी के उम्मीदवार है, केशव चंद्र भंडारी जेएसपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राम नारायण यादव सीपीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फुलपरास से शीला मंडल जेडीयू की कैंडिडेट हैं, सुबोध मंडल कांग्रेस के कैंडिडेट, छातापुर से नीरज कुमार सिंह बबलू बीजेपी के कैंडिडेट हैं, हरसिद्धि से कृष्णानंदन पासवान बीजेपी के, सिकटी से विजय कुमार मंडल, दमदाहा से लेसी सिंह, अमरपुर से जयंत राज, गया टाउन से प्रेम कुमार बीजेपी के, अखोर ओंकरनाथ कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, इज फाइटिंग फॉर देयर विन। चैनपुर से जमा खान जेडीयू के, ब्रिजकिशोर सिंह आरजेडी के हैं, बेतिया से रेणु देवी मैदान में। लेकिन ये बहुत क्रूशियल डेटा है और डिप्लॉयमेंट फोर्सेस का बहुत हैवी है। जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल होते हैं जिन्हें CAPF कहते हैं, उनकी करीब 1500 कंपनियां डिप्लॉय की गई हैं। पुलिस के 60,000 जवान और बाकी राज्यों से आए करीब 2000 आर्म फोर्सेस, स्पेशल आर्म फोर्सेस फ्रॉम बिहार करीब 30,000 हैं, 20,000 होमगार्ड है, 19,000 नए जो कांस्टेबल की भर्तियां, उन सबको वहां पर डिप्लॉय किया गया। डेटा बहुत क्रूशियल हो जाता है और इस डेटा के आधार पर ये कहते हैं कि इस बार जो सेकेंड फेज का इलाका है, जो नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार का जो इलाका है, वहां पर बहुत क्रूशियल जो है आज वोट फाइट है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, वोट शेयर्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। और दूसरे चरण में जो 20 जिले 122 सीटें हैं उनकी डिटेल भी दे रहे हैं। पश्चिम चंपारण में 9 सीटें हैं। इसके अलावा अलग अलग इलाकों में सुपौल में 5 सीटें, अररिया में 6 सीटें, किशनगंज में 4 सीटें, पूर्णिया में 7 सीटें, कटिहार में 7 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। बांका, जमुई, भागलपुर, नवादा, गया जी वो इलाके हैं जहां पर बड़े पैमाने पर वोट हो रहे हैं। कुल 122 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सामान्य सीटें जो हैं, जो सामान्य कैंडिडेट्स के लिए सीटें, उनमें से उनकी संख्या 101 है। SC सीट की संख्या 19 है। ST सीट की संख्या 2 है। दूसरे चरण में जिन जिलों में वोटिंग हो रही है उनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर जिले में बिहार में कुल 500 रैलियां इस बार हुई हैं। और बहुत क्रूशियल है क्योंकि बीजेपी के ज़्यादातर जो बड़े लीडर्स हैं, सीनियर लीडर, उन्होंने बिहार में रैलियां की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अकेले 11 रैलियां की हैं, जिसमें से एक रोड शो भी पटना का शामिल है। नीतीश कुमार ने 84 चुनावी रैलियां की हैं, जबकि कहा जा रहा था उनके लिए उनकी सेहत ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो चुनाव में बिल्कुल एक्टिव दिखाई दिए। तेजस्वी यादव ने करीब 189 जनसभाओं को संबोधित किया, विच इज ह्यूज नंबर। सबसे ज्यादा जनसभाएं किसी ने की हैं तो तेजस्वी यादव ने किया। अमित शाह ने करीब 34 जनसभा, एक रोड शो किया है। जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने 15 जनसभाओं को संबोधित किया, एक रोड शो भी उन्होंने किया है। राहुल गांधी ने सिर्फ 20 रैलियां की हैं। कांग्रेस की ओर से बहुत ज्यादा एफर्ट बिहार के इलेक्शन में देखने को नहीं मिला है। योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के मुख्यमंत्री हैं सूबे के, उन्होंने अकेले 30 रैलियां की हैं, यानी राहुल गांधी से भी ज्यादा जो रैलियां हैं वो योगी आदित्यनाथ की हैं। एक रोड शो भी उन्होंने किया है। देवेंद्र फडणवीस ने 12 जनसभाएं की हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। प्रियंका गांधी ने 18 जनसभाएं की हैं। रेखा गुप्ता जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री, उन्होंने भी 18 चुनावी रैलियों को संबोधित किया है। तो बीजेपी की ओर से फुल एफर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो रैलियां करने वालों की जो नंबर संख्या है वो तेजस्वी यादव के नाम है। 189 जनसभाएं उन्होंने की हैं। दूसरे चरण में एनडीए के कितने प्रत्याशी हैं, आइए फटाफट आपको ये भी बता देते हैं। एनडीए के घटक दलों से बीजेपी के 53 उम्मीदवार अपने भाग्य का फैसला कर रहे हैं। पहले चरण में बीजेपी के 48 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। जेडीयू, चिराग पासवान, ये तमाम लोग जो हैं ये वहां पर अब अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में सेकेंड फेज का इलेक्शन हो रहा है और वहां पर इस वक्त बड़े पैमाने पर वोटिंग की जा रही है। 20 जिले, 122 सीटें। अंतिम चरण में 1302 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 3 करोड़ 70 लाख से अधिक वोटर वोट करने वाले हैं। मतदाताओं में 1 करोड़ 95 लाख 44,041 पुरुष हैं। 1 करोड़ 74 लाख 68,572 महिला वोटर्स हैं। 943 थर्ड जेंडर वोट कर रहे हैं। 14 तारीख को नतीजे आएंगे, जहां पर यह फैसला हो जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, बिहार में सेकेंड फेज के लिए इलेक्शंस हो रहे हैं और उन इलेक्शंस में अब 122 सीटें हैं जिनमें बड़े दिग्गज हैं जिनका फैसला होने वाला है।
यह है रजपत्रा केवलडी में 25 साल बाद वोटिंग हो रही है। गया जी की 3 सीटें हैं जहां पर पिछले 25 साल से वोट नहीं डाला जा रहा था। ये जो सीटें हैं ये इलाके से करीब करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर थे, जिसकी वजह से लोग वहां पर नहीं पहुंच पा रहे थे। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी वो इलाके हैं जहां पर वोट डाले जा रहे हैं। बिहार के 20 जिलों में वोटिंग हो रही। दूसरा चरण है, 122 सीटें हैं और वीआईपी सीट्स पर सबकी नजर रहने वाली कि जो वीआईपी सीट्स है वहां पर किस तरह का प्रदर्शन बीजेपी करती है, क्योंकि एनडीए के करीब 1 दर्जन जो मंत्री हैं करीब करीब उनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। सुपौल से विजेंद्र प्रसाद यादव, चकाई से सुमित कुमार, झंझारपुर से नीतीश मिश्रा, अमरपुर से जयंत राज, छातापुर से नीरज कुमार, बेतिया से रेणु देवी, दमदाहा से लेशी सिंह, हरसिद्धि से कृष्ण नंदन चुनावी मैदान में हैं। तो बिहार के 20 जिलों में वोटिंग हो रही है। बहुत क्रूशियल दिन है, सेकेंड फेज का इलेक्शन है। 14 तारीख को नतीजे आएंगे जब ये पता चल जाएगा कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बन रही है, क्या एनडीए फिर से सत्ता में आएगी, एनडीए को टाटा बाय बाय होने जा रहा है। और वोट शेयर की बात करें तो महागठबंधन के खाते में करीब 37.23% वोट शेयर गया था। पिछले चुनाव की हम बात करें, एनडीए के खाते में 37.26 गया था, यानी अंतर बहुत माइनर है, 0.03% का अंतर है, यानी नेक टू नेक फाइट थी पिछली बार। इस बार क्या हो रहा है, हालांकि एलआई होने की वजह से, कोalition होने की वजह से एनडीए की सरकार बन गई, लेकिन लार्जेस्ट जो सबसे विनिंग पार्टी थी वो जेडीयू थी, माफ कीजिएगा वो आरजेडी थी बिहार के इलेक्शन में, जिससे करीब करीब 23% वोट शेयर अकेले गया था। और बिहार में जाति समीकरण को अगर आपको मैं बताऊं तो यादव समाज के करीब 14.4% वोट हैं, कुशवाहा समाज के पास करीब करीब 4.5%, ब्राह्मण 3.5%, राजपूत 3.5%, भुइयार वोट बैंक करीब करीब 3% है। अगर हम दलित, एसटी, ओबीसी वोट बैंक की बात करें तो कुर्मी करीब 2.9%, कायस 0.6%, शेड्यूल कास्ट जो है 19.65%, मुस्लिम 17.7%। तो ये जो डेटा है वो बताता है कि सेकेंड फेज में सबसे ज़्यादा निर्णायक भूमिका अगर कोई निभा रहा है तो एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम जो वोट बैंक है वो निभा रहा है। और 45,000 से ज़्यादा बूथों पर 45,000 से ज़्यादा फोर्सेज को डिप्लॉय किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में सेकेंड फेज के लिए वोटिंग लगातार चल रही है। शीला मंडल जेडीयू की उम्मीदवार मैदान में है। अंतिम चरण में 1302 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे। 3,70,00,000 से ज़्यादा वोटर्स हमें दिखाई दे रहे हैं जो आज वोट करने जा रहे हैं। नीरज कुमार सिंह बबलू एक बहुत क्रूशियल सीट है जहां से नीरज मैदान में है। जुड़ने वाला, लेकिन बिहार की 20 जिलों की 122 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और बहुत क्रूशियल ये फेज हो जाता है, क्योंकि अब यहां से ये फैसला हो जाएगा ईवीएम में। अब सारा जो कयास, सारा जो अंदाज़ा है वो कैद होने वाला है, क्योंकि अब यहां से 14 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो पता चलेगा कि आखिरकार कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसके हिस्से में क्या जा रहा है। क्योंकि जिस तरह के दावे राजनीतिक दल लगातार कर रहे थे, उनके दावों की पोल अब खुल जाएगी। 14 तारीख को नतीजे आने वाले हैं। 20 जिले, 122 सीटें, अंतिम चरण में 1302 उम्मीदवार मैदान में। 3,70,00,000 से ज़्यादा वोटर्स हैं जो वोट कर रहे हैं। और एक पैनल मेरे साथ जुड़ा है, चलिए मैं आपका तारुफ कराऊँ। सुरेंद्र सिंह जी मेरे साथ हैं, बीजेपी के नेता हैं। स्वागत है सुरेंद्र जी आपका, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और चंद्रभूषण राजपूत हैं, कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बीजेपी नेता के पास जाऊंगा, सुरेंद्र सिंह जी के पास। सुरेंद्र जी, बहुत क्रूशियल है आज का जो फेज़ है, क्योंकि देखिए आप 20 जिले, 122 सीटें, उन पर वोट डाले जा रहे हैं। और पहले फेज़ में बहुत बम्पर वोटिंग हुई है, 65% वोटिंग, करीब 10-15 साल के बाद ऐसा हुआ है कि इतनी हैवी वोटिंग हुई है। सेकेंड फेज़ को लेकर आप कितने आशान्वित हैं, आपकी एनालिसिस क्या कहती है सुरेंद्र जी? सबसे पहले तो लोकतंत्र के इस महापर्व का दूसरा चरण का आज वोट है, तो हम पूरे बिहार वासी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि वो पहले वो वोट करें, उसके बाद जो है वो जलपान करें और बिहार, विकसित बिहार को आगे बढ़ाने में और वो सहयोग दें और विकसित बिहार को और गति देने के लिए उनका एक एक वोट जो है बहुत अहम है। तो वो पहले जाके वोट करें और आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दें। दूसरी, आपने कहा कि पहले चरण में बहुत बम्पर वोट, ये बिल्कुल सही है कि जो अभी तक का जो अब तक जितने भी पोल्स, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा में हुई थी,
इतनी बड़ी संख्या में लोग बाहर नहीं निकलते थे और अपने आप को इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है अपने आप को सहभागी नहीं मानते थे। लेकिन इस बार जो है लोगों ने विकसित बिहार के लिए, युवाओं के लिए, अपने परिवार के लिए आगे निकले और वो वोट करने का काम किया। राइट। अभी दूसरा चरण का आज जो है आज वोटिंग हुआ है। मुझे लगता है कि इस बार भी दूसरे चरण में भी जो है लोग बाहर निकलेंगे और जाके वोट करेंगे। और आप जब शाम का जब आकलन आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि 60-65-70% जो है लोग पोल करेंगे आज भी। इसमें कहीं से किसी प्रकार का कोई शक है नहीं, इसलिए कि लोग अब जागरूक हो चुके हैं। लोगों को मालूम है कि उनका एक वोट जो है ये बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो बाहर निकल के बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार में उद्योग कैसे लगे, बिहार में युवाओं को रोजगार कैसे मिले, हमारी माँ बहन जो है सुरक्षित कैसे रहे, उसके लिए जो है लोग वोट आज कर रहे हैं। ठीक है सुनील जी, आप साथ रहिएगा। चंद्रभूषण जी, स्टे विथ मी सर, स्टे विथ मी। चंद्रभूषण राजपूत मेरे साथ हैं। चंद्रभूषण, बहुत क्रूशियल है सेकंड फेज, क्योंकि इस फेज में SC ST OBC और मुस्लिम वोट बैंक बहुत क्रूशियल भूमिका निभाने वाला है। फर्स्ट फेज में जिस तरह की वोटिंग हुई है, हालांकि कांग्रेस को लेकर बिहार में भी जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कांग्रेस को लेकर बहुत कुछ बिहार इलेक्शन में कांग्रेस के पास पाने और खोने के लिए नहीं है। चंद्रभूषण ये सबसे पहले तो नमस्ते, मुझे अपने डिबेट में बुलाने के लिए। देखिए, कांग्रेस के पास पाने और खोने के लिए बहुत कुछ है। 60 सीट पे हम चुनाव तो सिर्फ हमारी कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, और हमने जो 60 सीट्स क्यों चुने, क्योंकि हमें चाहते थे कि जो हमारा अलायंस है, हम बहुत मजबूती के साथ अपने अलायंस पार्टनर के साथ हमने काफी सारे पार्टीज को अपने में इंक्लूड किया, चाहे वो विकासशील इंसान पार्टी हो, IB गुप्ता जी की पार्टी हो, और RJD तो खैर हमारे सबसे बड़े अलायंस पार्टनर थे। चूंकि अलायंस में बहुत सारे डायमेंशंस थे, इसलिए हमने 60 सीट पे लड़ने का मन बनाया, वरना कैंडिडेट तो हमारे पास 243 सीट पे थे। हमने जब आवेदन लिए थे 243 सीट पे आवेदन लिए। बाद में जब अलायंस बनाया तो हमने इस तरीके से किया। फर्स्ट चरण पे जिस तरीके से वोटिंग हुई, मैं पूरे तरीके से आश्वस्त हूँ कि बिहार की जनता भारी मात्रा में भी सेकंड फेज में वोटिंग करेगी, लोकतंत्र के इस महापर्व को सेलिब्रेट करेगी और इंडिया अलायंस के गठबंधन को आने का मौका देगी। देखिए, नीतीश कुमार और जो एनडीए की अलायंस है उसको 20 साल शासन करने का मौका मिला। 20 साल अपने आप में एक बहुत बड़ा वक्त होता है, लेकिन जो आंकड़े हैं जो कि बिहार सरकार खुद ही जारी करती है, वो ये कहती है कि बिहार में जितना कुछ होना चाहिए था उसके मुकाबले कुछ भी नहीं हुआ। अक्टूबर 2023 में बिहार सरकार ने कास्ट सेंसस जारी किया, उसी में ही उसने बताया था कि बिहार में 94 लाख वैसे परिवार हैं, 94 लाख वैसे फैमिली हैं जिसके महीने की आमदनी 6000 या उससे कम है। आप जानते हैं भारत में एक परिवार में 5 आदमी माना जाता है, और 82 लाख वैसे परिवार हैं जिसके महीने की आमदनी 6000 से 10,000 के बीच आती है। आप जानते हैं बिहार सरकार 10,000 से जो आदमी कम महीना कमाता है उसको गरीबी रेखा से नीचे मांगती। मतलब जब आपके राज्य का 65% आबादी जब आपका 10,000 से कम कमाएगा, आप इसी से उम्मीद कर सकते हैं कि उस राज्य में क्या होता होगा। ये तो मैं पटना की बात कर रहा हूँ, पटना का तो चलिए पर कैपिटा इनकम 1,20,000 है, लेकिन अगर आप दूसरे जिलों की देखें, शिवहर का देखें वो 20,000 रुपया सालाना है, सीतामढ़ी का देखें वो 23,000 रुपया सालाना है, मतलब 2,000 रुपया से भी कम। कहने का ये मतलब है कि जब लोगों की पर कैपिटा इनकम ही इतनी कम होगी, वो आदमी स्वास्थ्य में क्या खर्च करेगा, वो आदमी हेल्थ में क्या खर्च करेगा, वो आदमी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या काम करेगा। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ, एक टाइम पे बिहार एजुकेशन के लिए पूरे वर्ल्ड में जाना जाता था। नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी से नीतीश जी ने कहा कि हम नालंदा यूनिवर्सिटी को वापस से जो है रिन्यू करेंगे और उसको वर्ल्ड में ग्लोरी देंगे। अभी जो बिहार में जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो कि छात्रों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, पढ़ाई लिखाई। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़िएगा, आपके अच्छे कॉलेज में कैसे कैंपस प्लेसमेंट होगा। इस पटना यूनिवर्सिटी में जो 2025-26 का साइकिल है, 1115 सीट वैकेंट है, 1115 सीट वैकेंट है। पटना साइंस कॉलेज जो कि एक टाइम बिहार का सबसे क्रीमी कॉलेज माना जाता था, प्रीमियम कॉलेज माना जाता था, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट बोलते थे, उसमें 143 वैकेंसी है पटना साइंस कॉलेज। कहने का ये मतलब है कि जब आपने हेल्थ एजुकेशन सिस्टम का ये हाल कर दिया कि बिहार के एक ट्यूशन टीचर है जिनका नाम खान सर है, उन्होंने खुद ही कहा कि हम कोई भी बैच शुरू करते हैं, हजारों के तादाद में हमारा बैच फिल हो जाता है। मतलब कि लोग यहाँ की जो सरकारी सिस्टम है काम करने से, उससे खुश नहीं है और उनको उस तरह की नौकरी नहीं मिल रही है। अगर आप प्राइवेट जॉब्स की बात करें तो बिहार में पिछले 6 साल में, खुद जो DPRO का आंकड़ा है, जो कि भारत सरकार आंकड़ा जारी करती है, बिहार में पिछले 6 साल में केवल 1800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है। 1800 करोड़ रुपए का। इसी भारत में जब महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट आ सकता है,
इसी भारत में जब दिल्ली में इन्वेस्टमेंट आ सकता है, इसी भारत में जब कर्नाटक में इन्वेस्टमेंट आ सकता है, फिर जब आपने बिहार को जब पूरा ठीक ही कर दिया तो पिछले 6 साल में केवल 1800 करोड़ का क्यों इन्वेस्टमेंट आया? और आप जानते हैं जब तक बाहरी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा हम यहाँ पे प्राइवेट जॉब नहीं दे सकते, सिंपल बात होता है। तो कहने का ये मतलब, और सम्राट चौधरी ने जब मैनिफेस्टो जारी किया, मैं उस दिन सुन रहा था लाइव मैनिफेस्टो, उन्होंने खुलेआम झूठ बोल दिया बिहार की जनता से कि हम अगले 5 साल में 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश करेंगे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो बोलना क्या चाह रहे थे, वो 5000 करोड़ बोलना चाह रहे थे या 50,000 करोड़, या उनसे कहा क्या 50 लाख करोड़? क्योंकि जब आपका ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि पिछले 6 साल में आपने 1800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाया है, आपने पूरा कोशिश किया होगा तभी तो 1800 करोड़ आया, तभी तो देश में आपका 17वां रैंक है। और आप कह रहे हैं कि हम अगले 5 साल में 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाएंगे, हवाई जहाज बनाएंगे, तो हम सेमीकंडक्टर बनाएंगे। अरे भाई, कांग्रेस के टाइम में मोकामा में ही शू इंडस्ट्री हुआ करती थी, मैकडोवेल का फैक्ट्री था। कहने का ये मतलब है कि आप अगर यहाँ पे लोगों को नहीं रोजगार देंगे, इसीलिए बिहार का जनता, आप भी खुद मीडिया से हैं, ठीक है, ठीक है चंद्रभूषण, स्टे विथ मी। बड़ी लाइन कहना चाह रहा हूँ, इस बार जब छठ पर्व हुआ तो जो रेल मंत्री ने कहा कि हमारे बिहार में 1,62,00,000 लोग रेलवे से आए। कहने का ये मतलब है ये कौन लोग हैं जो बाहर में 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 की नौकरी के लिए चंडीगढ़, पुणे, पंजाब भटक रहे हैं, जलील हो रहे हैं, 12-12 घंटा अहमदाबाद में काम कर रहे हैं, जिसको मन करता है मैनेजर को वो बोल देता है, वो बेइज्जत हो रहे हैं। चलिए, ये कमोबेश बिहार की स्थिति नहीं है, देश के ज़्यादातर जो राज्य हैं वहाँ के ज़िलों में स्थितियाँ हैं। आप साथ रहिएगा। बड़ी खबर आपको बता दें कि आज बिहार में सेकंड फेज़ की वोटिंग हो रही है। 20 ज़िले हैं, 122 सीटें हैं। सेकंड फेज़ में देखने वाली बात ये होगी क्या फर्स्ट फेज़ की तरफ बम्पर वोटिंग होती है, क्योंकि अब ये निर्णायक भूमिका में, अब निर्णायक वक्त आ गया बिहार के इलेक्शंस को लेकर। 14 तारीख को नतीजे आएंगे। बड़ा सवाल ये, क्या एनडीए फिर से सत्ता में आ रही है या महागठबंधन अब सत्ता पर काबिज होने वाली है? क्या नीतीश बाबू के जो डिप्टी हैं अब वो सीएम बनने वाले हैं? और क्या नीतीश कुमार के जो प्रयास, जो कोशिशें हैं वो रंग लाएंगी? इसे लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है, शाम को 6 बजे तक वोटिंग होगी। और साथ ही साथ जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर हैवी डिप्लॉयमेंट फोर्सेस का किया गया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लोग वोटिंग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए, और ये तस्वीरें लाइव बिहार से हम आपको दिखा रहे हैं। अब सुरेंद्र सिंह जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि यहाँ पर जो मुस्लिम वोट बैंक बहुत क्रूशियल है, और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जो वोट बैंक्स हैं वहाँ पर, वो वोट बैंक भी बीजेपी के साथ खड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी सभी तो हमारे मित्र कांग्रेस के, इनका जवाब देता हूं, उसके बाद मैं ये हिंदू मुस्लिम वाली बातों पे मैं आऊंगा। अब इन्होंने आकलन कहा, इन्होंने कहा कि पटना है, साइंस में इतना ऐसा है। मैं आपको रोक रहा हूं, पप्पू यादव तस्वीरों में दिखाई दे रहे। सुरेंद्र जी जस्ट स्टे विद मी, जस्ट होल्ड ऑन। पप्पू जी होल्ड ऑन, सुरेंद्र जी होल्ड ऑन। पप्पू यादव वोट डालने के लिए पहुंचे, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पप्पू यादव पोलिंग स्टेशन पर वोट डालने के लिए पहुंचे, ये तस्वीरें देखिए। पप्पू यादव आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, वो वोट डालने के लिए पहुंचे, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार में सेकंड फेज की वोटिंग हो रही है। 20 जिले, 122 सीटें वहां पर आप देख सकते हैं। और वहां पर पप्पू यादव लोगों से बात करते हुए वोट डालने के लिए पहुंचे हैं पोलिंग स्टेशन पे। इस वक्त की जो बड़ी खबर यह है कि बिहार में 20 जिले, 122 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। जी सुरेंद्र जी प्लीज कंटिन्यू। सुरेंद्र जी प्लीज कंटिन्यू। तो इनको मालूम होना चाहिए सबसे पहले तो यह अब बहुत ऐसे सीट हैं से लड़ रहे हैं, वीआईपी कांग्रेस से लड़ रहे हैं, कांग्रेस आरजेडी से लड़ रहे हैं। तो इनकी गठबंधन तो खुद सही रास्ते पे नहीं चल रहा है, ये दूसरों को क्या रास्ता दिखाएंगे और दूसरों का क्या ये विकास करने की बात करेंगे। और जहां तक बात रहा नालंदा विश्वविद्यालय की, तो नालंदा को पहले भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश कुमार जी दोनों मिलके पूरे बिहार को जो है संभालने का काम किया है, पूरे बिहार को जो विकसित बिहार बनाने का जो काम किया है वो पूरा दुनिया देख रहा है। पूरा दुनिया कि हम सब मिलकर इस देश
फोन नीचे करिए, फोन को सुरक्षित रखें और देश अपनी खुशियां और अपनी जिंदगी के लिए निर्णय के साथ इस देश को बनाए। ये मेरा दायित्व है और अच्छा लगता है जब इस लोकतंत्र को बनाने में नेताओं के द्वारा खरीदारी होती है, बेचे जाते हैं, जाली नोट का इस्तेमाल होता है और लोगों के अधिकार का हनन किया जाता है और सिर्फ नफरत की राजनीति, विनाश की राजनीति होती है, तब तकलीफ होता है। हम चाहते हैं पूर्णिया, सीमांचल, कोसी और बिहार का विकास, भ्रष्टाचार से मुक्त बिहार, दलाली, इंस्पेक्टर राज, महागुंडा राज, माफियागिरी और धन पशुओं से मुक्ति मिले और सिर्फ लोग अपनी जिंदगी के लिए जिए, एक अच्छी लाइफ के लिए युवा आगे आए। लेकिन हमारी सरकार नहीं चाहती है कि आने वाली पीढ़ी अपनी अच्छी लाइफ को जिए और उनका परिवार न्याय के साथ आगे बढ़े। इसीलिए यह खूबसूरती है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अभी भी कई बूथों पर ईवीएम खराब है और ये खराब क्यों होते हैं? चोरी करने के लिए, ताकि नए बक्से लाए जाएं। और जो आर्म्स फोर्सेस है, जो मेरे भाई हैं, उनको भी पॉल्यूट किया गया है। वो एजेंट का काम कर रहे हैं कई जगहों पर, जो सही नहीं है। ये अच्छा नहीं लगता। लगातार खबर आ रही है कि फोर्स एजेंट का काम कर रही है। 24 इसीलिए मैं डीएम साहब से अभी कहा हूँ कि फोर्स की जो दायित्व और जिम्मेदारी है वो करे। चुनाव आयोग तो बीजेपी दफ्तर से काम कर ही रहे हैं, फिर फोर्स को क्यों पॉल्यूट कर रहे हैं? और बक्सा कई बूथों पर जो खराब है। तो आप पप्पू यादव को सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो वहां पर फोर्सेस डिप्लॉय की गई हैं वो एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। बहुत गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है बीजेपी सरकार पर, इलेक्शन कमीशन पर। लेकिन देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, क्योंकि आज सेकेंड फेज का इलेक्शन है। 20 जिले की 122 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि लोग बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू है। 3 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा वोटर्स जो हैं आज अपने वोट को कास्ट करने जा रहे हैं। 45,399 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 11 सहायक बूथ भी बनाए गए इस बार, जो ये बताते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आती है तो जो सहायक बूथ हैं उनके ज़रिए भी वोटिंग का काम आगे